Hello everyone. I am Kush from NIT के सूरतकल CSE BTech सेकेंड ईयर. आज हम देखते हैं मोशन इन ए प्लेन. ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है. मतलब मोटे मोटे रूप से ये मोशन जो अपन डेली लाइफ में देखते रहते हैं, जो मतलब प्लेन में होता है, तो उसी का एक ओवरव्यू है. मतलब इसी को बाद में हम लोग स्केल करके 3D और में विजुअलाइज करते हैं. तो प्लेन में मतलब 2D में आप सब कुछ देख रहे हो, तो 2D में मेन दो चीजें होती है. एक दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज में दो ही चीज होती है. एक तो उसकी यूनिट होती है और एक उसका नंबर होता है. किंतु वेक्टर में एक चीज और भी होती है, डायरेक्शन. तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है कोई कोई फैक्टर्स में. जैसे अपन देखते हैं कि टाइम टाइम जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है कि मतलब उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि मतलब 2 सेकंड हुए 3 सेकंड हुए. किंतु आज जैसे डायरेक्शन कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो और कितना फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब आगे से लगा रहे हो, पीछे से लगा रहे हो, लेफ्ट से लगा रहे हो, राइट से लगा रहे हो, तो उस सेक्टर्स में मतलब आपके डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उसके बाद देखते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पोजीशन, मतलब आप कितने टोटल कितने चेंज, मतलब आप फाइनली कहाँ पहुंचे हो, कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट. और पोजीशन वेक्टर वो होता है मतलब अभी आप कहाँ पे, आपके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है. और डिस्प्लेसमेंट मतलब आप पहले कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे, उसका डिफरेंस, मतलब आप कितने ओवरऑल कितने चले हो आप. फिर वेक्टर्स में इक्वालिटी भी देखी जा सकती है. तो वेक्टर्स में इक्वालिटी एक हो डायरेक्शन, मतलब दो वेक्टर इक्वल तभी होगी जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो. तो मतलब मोड ऑफ ए अगर दो वेक्टर्स हैं, मोड ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मोड ऑफ वी, एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज आल्सो शुड बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वी. उसके बाद वेक्टर्स को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो. और वेक्टर्स के बीच में दो वेक्टर्स के बीच में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं. किसको होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, एक होता है वो जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है. तो वो आगे देखेंगे. दो वेक्टर्स को आप ऐड भी कर सकते हो. तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का, सपोज एक वेक्टर्स ये है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ एडिशन, कोई एक तरीके से आप ऐड कर सकते हो वेक्टर्स को. तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच में ये होगा. तो ये कैसे बन रहा है, ये पूरा पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा उस को, जो ये पैरेललोग्राम सेटिस्फाई कर रहा है वो जो वाला वेक्टर, उसी को वही अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड में अपन निकाल सकते हैं. जैसे मतलब पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन. तो इसका पी का आगे मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर का ये एडिशन सेम, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है. और फिर कोई भी दो को मतलब एसोसिएटिविटी रूल है, कम्यूटेटिव रूल है. उसके बाद नल वेक्टर दो, अगर खुद से खुद को माइनस करोगे तो जीरो वेक्टर बनेगा, और जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है. उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, मतलब उसका रिवर्स डायरेक्शन. माइनस ऑफ वी मतलब होता है रिवर्स ऑफ वी. रिवर्स मतलब अगर वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो उसको आप चेंज करके ये कर दोगे. उसके बाद ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. जैसे हम बोला था दो वेक्टर्स को अगर ये है तो जो जो आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, जो जो ये वेक्टर ये वाला जो इस कोनी को इस कोनी से टच करेगा, वही वेक्टर अपना रिजल्टेंट होगा. तो ये रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स हम देख सकते हैं. उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं. उस ये जो टेन थीटा इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, वो वो उसका इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होगा. उसके बाद मतलब और अब उन स्टैंडर्ड 3 डायरेक्शन में 3 वेक्टर्स मानते हैं, आई कैप जे कैप के कैप. तो आई कैप जनरली एक्स को मतलब ऐसे, मतलब नॉमिनेशन फिक्स्ड है, आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, किंतु मतलब ये मतलब स्टैंडर्ड है कि आई कैप जे कैप के कैप है. आई कैप एक्स डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, जे कैप वाई डायरेक्शन को, और के कैप जेड डायरेक्शन को. तो जनरली अभी इस मोस्ट प्लेन में तो हम लोग खाली आई कैप और जे कैप में जनरली डील करते हैं, किंतु जब 3D में आते हैं तो हम लोग तीनों में डील करते हैं. ये दो वेक्टर्स के आप एडिशन ले सकते हो. तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो उनका रिजल्टेंट होता है ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. फिर अगर हाँ हाँ, ये जब 3 वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. उसके बाद हाँ, ये मतलब मैं जो बोल रहा था कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा.
कोई भी जनरल दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा होगा उन दोनों के बीच का एंगल। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत मैथ्स दिए मैं। इसमें एक अच्छा डेरिवेशन भी आता है कि अगर जब आप cos थीटा मतलब दोनों वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर एक वेक्टर ऐसा हो और एक वेक्टर ऐसा हो, तो cos थीटा क्या होगा 180 डिग्री मतलब -1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आप सीधा लिख सकते हो। और इसी में अगर cos 0 हो, मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो, ओवरलैपिंग वेक्टर्स हो, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का एडिशन ए प्लस बी। अगर cos 0 यहाँ पे डालेंगे हम लोग तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ए प्लस बी हो जाएगा ओवरऑल ये। उसके बाद एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है कि cos थीटा अगर 120 डिग्री हो, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। उसके बाद पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर मतलब आपकी अभी करंट पोजीशन क्या है, आप ओरिजिन से कितने दूर हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब एक्स में आप इतना चले हुए हो और वाई में इतना चले हुए हो, तो इसका इसे लिख सकते हैं। और डिस्प्ले और वेलोसिटी भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। सो डेल्टा एक्स, डेल्टा रिप्रेजेंट फॉर चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप ऐसे वी वेक्टर को लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा चेंज इन टाइम मतलब कितने समय में आप चल रहे हो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब आप डिफरेंशिएशन को भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ये वेक्टर होता है मतलब एक होता है इंस्टेंटेनियस वेक्टर, होता है एक एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी निकलती है मतलब नेट, मतलब लास्ट एकदम लास्ट टाइम पे आपने कहाँ पहुंचे, और ए टी इक्वल टू फाइनल और टी इक्वल टू 0 में खाली आपको देखना जब आपको एवरेज निकालनी है। किंतु इंस्टेंटेनियस के लिए मतलब अब इस इंस्टेंट पे मेरी क्या वेलोसिटी है, तो आप एकदम जब माइन्यूट चेंज लेने लगते होगे तब आपको इस इंस्टेंट पे पता चलेगी मतलब अभी से जस्ट जस्ट पहले क्या थी और अभी के जस्ट बाद पोजीशन क्या है, और टाइम में जितना चेंज होगा। तो जब दोनों का आप लिमिट अप्रोच 0 करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। और एसिलेशन भी सेम ऐसे ही होता है, एसिलेशन होता है बस उसमें फर्क इतना है कि हम लोग पोजीशन का जो चीज कर रहे थे इस बार हम लोग वेलोसिटी के साथ वो वाली चीज करेंगे। तो एसिलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसमें भी वही केस कि एवरेज एसिलेशन और इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, इसमें आप इंडिविजुअली एक्स डायरेक्शन में भी निकाल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ, तो ओवरऑल चेंज इतना होगा। और ये सिंस आई कैप और जे कैप मतलब परपेंडिकुलर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ए क्या होगा, अंडर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हम लोगों को डायरेक्ट हम लोग उसके मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट का कुछ कुछ फॉर्मूलेस हैं, जैसे एक एसिलेशन तो हो गया कि वी वी माइनस वी नॉट मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वही एसिलेशन होता है। तो वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आम बोलचाल की भाषा में भी होता है। फिर डिस्टेंस इक्वल टू, फिर आर इज इक्वल टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू आर या एस जो भी आप बोलना चाहो, एस इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। मोटे मोटे तीन फॉर्मूले से यहाँ पे, एक है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद एक है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक और होना चाहिए था एक फॉर्मूला, हाँ एक यही था कि ए इक्वल टू, मतलब बाकी सारे इसी से डिराइव हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ वी यू की जगह वी माइनस एटी रख दो तो ये एक और इक्वेशन बन जाएगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ac, ये तीसरा इक्वेशन है, वी 2a 2as। तो ये तीन मोटे मोटे इक्वेशन है, और इसमें एक और एक चीज, दो वेक्टर के एडिशन कैसे होता है, तीन चीज पता होने से ये पूरा चैप्टर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, कि आप दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये चार चीज पता होगी तो आप पूरा पूरा चैप्टर ले जाओगे। फिर इसमें आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब आप कोई चीज फेंक रहे हो तो ऐसे कैसे घूम के जा रही है उसका हर सेकंड आप पोजीशन निकाल सकते हो। तो क्योंकि इसमें अपने को पता है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन खाली एक जी नीचे लग रहा है, एक खाली ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो अपने को ग्रेविटी की वैल्यू पता है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अपने को एक्स नॉट पता है 0 है, वाई नॉट पता है 0 है, तो एक्स
एक्स अपन निकाल सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। एक्स क्या होगा फिर, मतलब एक्स एक्स नॉट जीरो है, एक्स पता है, तो वी नॉट इंटू टी, मतलब जिससे फेंकोगे उसके साथ टी के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेगी, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी ना। तो खाली लेफ्ट डायरेक्शन में खाली अपने को खाली जो वेलोसिटी रहेगी वो उसी से चलता रहेगा वो। और वाई डायरेक्शन में अपनी एक्सीलरेशन लग रहा है, तो वाई किसी भी टाइम पे क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट, मतलब जिससे फेंका गया था माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, जिससे से टाइम बढ़ रहा है, तो ऐसे वी पहले बढ़ता रहेगा, फिर एक पोजीशन आएगा कि जब वी जीरो हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो वहां पे खाली इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, इस पोजीशन पे। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट वही वी नॉट साइन माइनस जी टी जीरो कर दोगे तो वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगी जब आपका नेट वाई जीरो हो जाएगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, मतलब जहां से, मतलब जिस लाइन से आप शुरू किए थे वहीं से वापस आ गए, तो ये नेट टाइम हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये इसमें एक और करने वाली बात भी है कि जितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। उसके बाद एक ये भी हो गया कि हाफ, मतलब कितना ऊंचाई तक जैसे मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्ट है, तो ये होगा वी नॉट साइन थीटा नॉट स्क्वायर प्लस अपॉन टू जी। हॉरिजेंटल रेंज मतलब कितनी दूर ये वाली डिस्टेंस, ये होगी हाइट आप कितनी चले हो, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट अपॉन जी। उसके बाद यूनिफॉर्म एक, हाँ उसके बाद, हाँ ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब आप घूम रहे हो जैसे जनरली एक इसमें अच्छा क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे अर्थ सन के अराउंड घूमता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर सर्कुलर नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल है, किंतु वो भी एक कुछ कुछ क्वेश्चन में कभी बार ऐसे बोलते हैं कंसिडर दैट द मोशन टू बी सर्कुलर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद मतलब या फिर हम लोग बचपन में जब वो ऐसे घुमाते रहते थे वो कुछ ना कुछ रास्ते बांध के, फिर तो उस टाइम में हम लोग फिर किसी भी इंस्टेंट में हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फुगल फोर्स लगता है यहाँ पे इस तो हम लोग तो खाली रस्सी को ही खींचते हैं, किंतु वो पूरा ऐसे घूम रहा है, तो इससे हम लोग ये वाली चीज निकाल सकते हैं कि कितने फोर्स से हम लोग खींच रहे थे, उस हिसाब से कितना मोशन होगा। कभी हम लोग ढील छोड़ देते हैं वो नीचे आ जाता है, कभी हम लोग बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, या फिर हम लोग बीच रास्ते में उसको छोड़ देते हैं, वो बीच में चला जाता है। तो इसमें हमको ये जो बीच में एक खाली हम लोग तो रस्सी को खींच रहे, तो रस्सी को खींच वो उस वेलोसिटी से घुमाने के लिए वी स्क्वायर बाय आई फोर्स लगाना पड़ेगा, एसी। और वही ओमेगा मतलब कि ओमेगा मतलब रोटेशनल वेलोसिटी, मतलब आप कितना एंगल चेंज हो रहा है पर सेकंड ऑफ टाइम। वेलोसिटी था क्या था कि मतलब कितना पोजीशन चेंज हो रहा है पर सेकंड ऑफ टाइम, और ओमेगा क्या है कितना एंगल चेंज हो रहा है पर सेकंड ऑफ टाइम। तो वही हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू टू पाई वी, वी इक्वल टू टू पाई आर। और एक्सीलरेशन ऐसे निकाल सकते ओमेगा दिए कितना एंगल चेंज हो रहा है, तो निकाल सकते हैं। उसके बाद हाँ एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर्कुलर मोशन के ज्यादातर सवाल इसी इन्हीं दो फॉर्मूले से हो जाते हैं। उसके बाद हाँ ओमेगा बराबर टू पाई बाई टी, टी मतलब टोटल टाइम पीरियड, मतलब एक सर्कल एक चक्कर कितनी देर में घूम सकता है, तो उससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ तो मोटे मोटे रूप से यही ओवरव्यू है, मतलब सारे मोशन दो टू डी में बता दिए। एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, एक हो गया सिंपल लाइन में मोशन या प्लेन में मोशन, या एक हो गया सर्कुलर मोशन। तो इसमें वही वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वेक्टर्स की कम्युनिटी एसोसिएटिव जो जीरो वाली प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, दो हम लोग कंपोनेंट्स में से डिवाइड कर सकते हैं एक्स को, और टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन एक्स। ये फॉर्मूलेस थोड़े इंपॉर्टेंट थे, थोड़े देख लेने चाहिए। आर इक्वल टू आर नॉट प्लस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ये, वाई इक्वल टू ये, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू वी नॉट ये। उसके बाद वाई इक्वल टू 10। ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर कि वाई इक्वल टू टेन थीटा नॉट, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का ये इक्वेशन है। ये पैराबोलिक मोशन हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसका इक्वेशन अगर आप इसको वाई डायरेक्शन मानोगे इसको एक्स डायरेक्शन मान रहे हो, तो ये पूरा इक्वेशन लिख देखो, मतलब हर इंस्टेंट पे अगर आप एक्स की पोजीशन डाल दोगे और टाइम बता दोगे, तो आप ये
आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइम एक्स की पोजीशन डालोगे तो आप वाई की पोजीशन बता सकते हो कि ये थी, और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है कि कितनी वेलोसिटी से हम लोग ने वो बॉल फेंकी थी। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी वी नॉट साइन थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2g, और टाइम टेकन होगा वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, मतलब मैक्सिमम डबल टोटल टाइम टेकन होगा 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, और आर होगा वी नॉट स्क्वायर बाई साइन थीटा नॉट बाई जी। तो इससे एक रिलेशन ये भी निकाल सकते हैं हम लोग एच और आर में भी, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2g है, और आर है वी नॉट स्क्वायर जी बाई साइन थीटा 2 थीटा नॉट। ये भी डायमेंशन डायमेंशन के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे बार। तो पोजीशन अपने को पता है किसी भी टाइम में, तो अपन लेंथ में मेजर करते हैं। 7 स्टैंडर्ड डायमेंशन है, उसमें से एक लेंथ है। वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, तो एल टी इनवर्स एक्सीलरेशन टी माइनस 2 होगा। प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी मैक्सिमम हाइट होगा, लेंथ ओरिजेंटल लेंथ होगा, मतलब जब भी आप मेजर कर रहे हो तो लेंथ हो गया। उसके बाद आप फॉर्मूला से भी जैसे साइन थीटा और ये सब की तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप खाली फॉर्मूला भी जानते हो तो वी अपन जानते हैं मीटर पर सेकेंड है, और जी क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, तो ये सेकंड यहाँ पे आएगा तो सेकंड बचा। तो अपन ऐसे टाइम, अभी तो टाइम तो अपने को पता है कि सेकंड में मेजर होगा, किंतु अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आए जैसे, फिर तो अपन वैसे निकाल सकते हैं कि मतलब ऐसे रटने का नहीं है, मतलब खाली अपने को पता होना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। तो वही थोड़ा पॉइंट्स पाथ लेंथ ट्रेवल बाई दिस वन दिस वन दिस वन। एक आज थोड़े बहुत क्वेश्चन सोचते हैं, देखते हैं। उसके बाद स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम तो खाली क्वांटिटी है कि अपने को डायरेक्शन से वॉल्यूम में कोई मतलब नहीं है, तो ये स्केलर होगा, मास भी स्केलर होगा। स्पीड, हाँ स्पीड और वेलोसिटी ये भी एक अच्छा पोजीशन है। स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हाँ ये कह सकते हो। तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन है, डेंसिटी डेंसिटी होती है मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी स्केलर है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर आ गया तो स्केलर ही हो गया। वेलोसिटी डायरेक्शन तो वेक्टर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 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 स्केलर होती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी ये भी होगी। उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज, वर्क वर्क डिस्टेंस पे होता है ना, तो वर्क साइज स्केलर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और करंट, हाँ करंट में एक, हाँ एक स्पेशल एक्सेप्शन भी है इसमें से, एक्सेप्शन नहीं बोलते, ये अलग से याद रखने वाली चीज है कि करंट में डायरेक्शन तो होती है कि करंट ऐसे होती है, ऐसे भी जाती है, ऐसे ओवरऑल आती है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं करंट में तो डायरेक्शन होती है कि हम लोग ऐसे यहाँ से यहाँ जा रही कर, यहाँ से आ रही, किंतु इसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऐड नहीं करता। तो अगर जैसे सपोज दो 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 करंट का जो भी ऐसा यूनिट है एम्पेयर, 2 एम्पेयर करंट यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, तो एक यहाँ पे जा रहा है, तो आप नेट बोलोगे कि नेट दो ऐसे आई थी। किंतु अगर वेक्टर में होता तो इसका आप कंपोनेंट लेना पड़ता, कंपोनेंट करके एडिशन करनी पड़ती, तो वो सब करना पड़ता। किंतु ये आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो ही आई हुई थी। तो करंट क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए उस वो से एक स्केलर क्वांटिटी है। पिक द ओनली वन वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है। प्रेशर में सोच सकते हैं नहीं है, इम्पल्स नहीं हो, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, चार्ज नहीं है। हाँ इम्पल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर, क्योंकि इम्पल्स होता है शायद फोर्स अपॉन टाइम, तो फोर्स का भी डायरेक्शन है, इम्पल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं स्टेट द फॉलोइंग अदर फिजिकल आर मीनिंगफुल एडिशन, state with reason whether the following algebraic operation with scalar vector physical quantities are meaningful। adding to scalar, adding a scalar to a vector, नहीं ये मीनिंगफुल नहीं। दो स्केलर आप ऐड कर सकते हो, 1+2 = 3 आप बोल सकते हो, किंतु आप किसी का डायरेक्शन है और किसी का डायरेक्शन नहीं है, फिर आप नहीं बोल सकते कि आप फिर स्केलर का क्या डायरेक्शन मानोगे, ये वी हो गया। फिर उसके स्केलर और वेक्टर का ऐड नहीं हो सकता। मल्टीप्लाइंग इन वेक्टर बाय स्केलर, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर 1 × 2, एनीथिंग एनी, एडिंग एनी टू वेक्टर्स कर सकते हैं। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, तब एक्स, हाँ कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस उसको अगर कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। एडिंग ए स्केलर टू, ये मीनिंगलेस है। ईच स्टेटमेंट, हाँ इसमें क्या पूछा था हम, हाँ मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब बाकी सारे, तो मीनिंगलेस यही है खाली बी।
बी को छोड़ के बाकी का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। हाँ, जब हाँ कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे आप तो वो तो हमेशा स्केलर ही होगा। मैग्नीट्यूड मतलब ही स्केलर होता है। और वेक्टर दो ही चीज से बनता है, एक होता है मैग्नीट्यूड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी, एक होती है डायरेक्शन। ईच component of a vector is displacement vector of a particle. Each component of a vector is always a scalar. ओके नहीं, जरूरी नहीं। जैसे आप एक्स को आप कंपोनेंट वाइज तोड़ोगे तो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो दोनों इंडिविजुअली एक वेक्टर है, तो इसको आप स्केलर तो नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। नहीं, जरूरी नहीं। ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि आप ऐसे चल के आप यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पे ही खत्म किए, तो ऐसे कहने को तो आप पूरा मतलब आप एक्चुअल में तो पूरा चले हो सर्कल को, सपोजली 2 पाई आर आप चले हो 2 पाई आर, किंतु आप फाइनल स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी दोनों एक ही जगह हुई है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट खाली ये देखता है कि आप शुरू कहाँ से किए थे, खत्म कहाँ से किए थे, बीच में आपने कुछ भी किया हो, कहीं भी घूम के आए हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसको खाली फाइनल और स्टार्टिंग पोजीशन दिखे। तो डिस्टेंस में क्या होता है, वो ये भी देखेगा कि आप बीच में कहाँ घूमे, कितना सर्कल घूमे, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर इज एदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ। हाँ सही बात है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब आप कितना चले हो, ये तो कितना चले हो और किस डायरेक्शन में चले हो, ये दोनों मिलकर होता है डिस्प्लेसमेंट। और कितना चले होते हो ये होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस था हमारा 2 पाई आर, जब डिस्प्लेसमेंट था जीरो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल पाथ लेंथ अपने पास ज्यादा था, हर समय ही ज्यादा रहेगा कि अपन कितना चले हैं, ज्यादा या बराबर रहेगा अगर अपन एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चलते रहे। तो वैसे हम लोग सोच सकते हैं ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बात सही है। उसके बाद थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर टू गिव ए नल वेक्टर। तीन वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, हाँ अनटिल अनलेस तीनों ही जीरो वेक्टर हो, किंतु नॉट लाइंग इन प्लेन सब नॉन जीरो ही होंगे। हाँ कभी ऐड नहीं कर सकते, मतलब हाँ कभी नहीं हो सकता ये, नहीं और पॉसिबल। क्योंकि दो तीनों को कैंसिल करने के लिए वो तीनों का एक एक इफेक्ट आना चाहिए, कुछ ना कुछ आ सकता है। मतलब ये सोचना लायक क्वेश्चन तो है। जैसे ऐसा स्टैंडर्ड सोचे कि आई कैप जे कैप के कैप तो कभी कैंसिल नहीं होंगे, किंतु नहीं, ऐड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, किंतु सोच सकते हैं इसके ऊपर भी। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला, इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप में आप अगर तोड़ोगे किसी को भी, वो स्टैंडर्ड अपना आई कैप जे कैप के कैप को ही ले लें, तो ये कभी ऐड होके जीरो नहीं होते। तो स्टैब्लिश, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज जियोमेट्रिकली, अदरवाइज ए प्लस बी मोड ऑफ ए प्लस बी इज देन और इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट सबसे कम कब होगा, मतलब सबसे मोस्ट इफिशिएंट वेक्टर एडिशन कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, वो भी वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। और ये हमें मोस्ट इनइफिशिएंट कब होगा, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये हमेशा ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू ये रहेंगे, मोस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेंगे। हाँ शायद आगे प्रूफ भी दिया होगा, ए प्लस इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ ए मोड ऑफ ए माइनस बी। हाँ ये अभी हमेशा ये तो लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, वही मतलब उसको रिवर्स करके आप ऐड कर रहे हो, तो मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट अनइफेक्टिव कब रहेगा। व्हाट डज द इक्वलिटी साइन अबाउट जब हाँ मतलब दोनों ये आप माइनस में जब दोनों एक डायरेक्शन में हो, प्लस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब ये इक्वल होंगे। प्लस में यहाँ पे ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद गिवन ए प्लस सी मतलब अच्छा, whether the following statements are correct, a must be must a b c d must be null vector। ओके ये फिगर वाइज नहीं, फिगर इसका नहीं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, which of the following statements are correct, a b c d must each be a null vector। नहीं, जरूरी नहीं। the magnitude of a plus c equal to the magnitude of, हाँ अगर आप ऐसे सोच सकते हो a प्लस बी प्लस सी प्लस, हाँ अगर आप a प्लस बी प्लस ए प्लस सी को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ बी प्लस डी लिख सकते हो, तो दोनों तरफ
मैग्नीट्यूड मतलब मोड लेना है दोनों तरफ, तो मोड लोगे तो ये माइनस तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली कोई सेंस नहीं करता उसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेम सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ क्योंकि ये माइनस ऑफ दिस वन दिया है ना, तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड से भी सही है। b plus c must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear, and in the b plus c must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear and the line of a and d if they are, इसमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। b plus c must lie in the plane of a and d, okay, if a and d are not collinear। अगर collinear नहीं है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो बी और सी में से किसी एक को तो होना पड़ेगा उसको कैंसिल। हाँ बी प्लस सी, ये बात सही है। एंड इन द लाइन ऑफ ए डी इफ दे आर कॉलिंग, इफ दे आर कॉलिंग है तो कोई मतलब ही नहीं कि वो लोग कहाँ पे हैं, कहीं कहीं नहीं है। अगर हाँ मतलब इन द लाइन में ही होना चाहिए, मतलब ये भी सही स्टेटमेंट करेक्ट है। द थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर, 200 मीटर है, पॉइंट पी ऑन द आइस। तो जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे मेन फोटो फोटो ड्रॉ करनी आनी चाहिए, या आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। तो तीन लड़कियां हैं यहाँ पे, सर्कुलर एज ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर, स्टार्ट फ्रॉम पी ऑन एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच अ पॉइंट क्यू डायमेट्रिक ऑपोजिट। तो यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ से उसको वहां जाना है, diametric opposition। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ ये डायग्राम, हाँ तो यहाँ पे जाना है, which is the magnitude displacement vector for each। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट तो सबका ही सेम होगा, किंतु डिस्टेंस ट्रेवल सबका अलग होगा। ये यहाँ पे घूम का इसका बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, और इसका ये बीच में होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो डिस्प्लेसमेंट तो सबका ही सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सबने मतलब फाइनल फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। वो व्हिच इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केल। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इसने तो इतना ही चला है, किंतु और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, इस यही लेंथ है, किंतु इसने चला है बहुत ज्यादा, और किंतु इसका डिस्प्लेसमेंट खाली इतना, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा चली है। इसका बी गर्ल का ये होना चाहिए, फॉर व्हिच गर्ल इज स्केटिंग इक्वल लेंथ ऑफ का पाथ स्केल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पाथ पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, रीचिंग द एज पी ऑफ द पार्क। मतलब ओ से चालू किया, 1 किलोमीटर है, और पी पहुंची वो, एंड देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ क्यू। मतलब ये 1 किलोमीटर चली, उसके बाद 1/4 ऑफ 2 पाई आर चली है, मतलब पाई r/2 चली। पाई मतलब 1 किलोमीटर चली प्लस पाई/2 चली अभी तक, ओके। द राउंड ट्रिप्स टेक्स 10 मिनट्स, ओके, मतलब फिर से यहाँ से 1 किलोमीटर और चलिए, मतलब 2 + पाई/2, इतना चलना में इसको लगा है 10 मिनट। नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो की यहीं पे आई है, फिर से डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस कितना चला है, तो 2 + पाई/2 डिवाइडेड बाई 10, यानी लग 5 + पाई/20। पाई मतलब 3.14, तो 1.57, मतलब 5.1.57, मतलब 0.57, कुछ 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 मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी। एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। एवरेज स्पीड इतनी होगी क्योंकि आपको स्पीड डिस्टेंस पे निकालते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोस ए ट्रैक। मोटरिस्ट मतलब वो मौत का कुआं, उसमें वो घूमते रहते हैं ऐसे। On open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 डिग्री। ओके यहाँ पे मतलब इससे था उसने 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से क्या 60 डिग्री घूम गया वो, ओके। follows a track that turns to his left by an angle of 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर एवरी 500 मीटर, motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, and eighth turn। तो हर टर्न
वो 500 मीटर का है और उसमें वो 60 डिग्री घूम लेता है। मतलब ये डिस्टेंस है 500 मीटर। 360 डिग्री बाई 60 मतलब एक छटाई की लेंथ है 500 मीटर। तो टोटल की लेंथ कितनी हुई? 500 इंटू 6 यानी कि 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर टोटल ट्रैक की लेंथ है। एक में वो 60 डिग्री घुमा है तो तीन में वो 180 डिग्री घुमा, मतलब इसने यहाँ पे आ गया तीन के बाद। फिर 6 पे वो फिर से यहाँ पे आ गया है। और 8 पे वो उसने दो कंप्लीट किया, मतलब 120 डिग्री, मतलब यहाँ पे आया है वो। डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड थर्ड पे क्या होगा? 2r। यहाँ से शुरू किया है, 2r यहाँ पे आ गया है वो। तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो मतलब ये लाइन के रेडियस अक्रॉस करना अपने को। तो 2r यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस और 6 के टाइम में होगा 0। और यहाँ पे 8 टर्न में मतलब दो 120 डिग्री ये घुमा हुआ है। ये 500 है, ये 500 है, तो अपने को ये लेंथ निकालनी है ना 120 डिग्री। हाँ तो निकाल सकते हैं ना, ये 500 मीटर है। और अच्छा ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी अपने को। इसका फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली कैसे निकाल सकते हैं? तो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको अपन ऐसे तोड़ देंगे। अच्छा हाँ, आर को 60 निकाल सकते हैं ना। ये आर है, ये 60, ये भी 60 डिग्री होगी, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? आर को 60, आर है, आर निकाला था 500 मीटर था। आर को 60 और आर साइन 60, ये 500 मतलब सी। एक मिनट को, टोटल लेंथ है 3000 मीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाई पाई आर। 1500 डिवाइडेड बाई पाई है रेडियस आपका। और उसके बाद आपको 8 टर्न पे निकालना है, यानी कि 120 डिग्री। ये पांच मतलब डिस्टेंस तो हो गया 500 500 1000 चला है, डिस्टेंस चला 1000। और यहाँ 120 डिग्री हो गया। ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन 3.10 आते हैं आगे। 3.10 में सोचना पड़ेगा। कोई एक फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो यहाँ पे अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है। इसका अपोजिट 120 cos 120 यानी कि माइनस cos 60। cos 60 कितनी होती है? cos 60 मतलब sin 30 मतलब -1/2 इक्वल टू इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपन 2 इंटू 500 इंटू 500 माइनस हाफ इंटू माइनस 500 इंटू 500 माइनस 500 स्क्वायर, 500 स्क्वायर यहाँ गया, मतलब 500 रूट 3 डिवाइडेड बाई, हाँ 500 रूट 3 इसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का। आज 500 रूट 3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है। हाँ 500 रूट 3 माइनस हाफ बाई 2 माइनस इसको प्लस इसको माइनस इसको, 500 रूट 3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है। ओह सॉरी 500 नहीं, r√3। आर है 500/पाई या कुछ था, 300 किलोमीटर मतलब 1500 डिवाइडेड बाई पार है, डिवाइडेड बाई पार पाई है वो है आर, और उसको r√3 आंसर है। A passenger arriving in a new town wishes to go from station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circular path of 23 किलोमीटर। अरे भाई बेचारे के साथ ठग ठग हो गया। वो यहाँ से उसको 10 किलोमीटर दूर जाना है। और उसने क्या किया, डिसऑनेस्ट कैपमैन ने सर्कुलर पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस टू द होटल इन 28। तो ये ऐसे चलाया, इसको 23 किलोमीटर चलाया और 28 मिनट में पहुंचाया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड तो 23 किलोमीटर बाई 28 मिनट, किलोमीटर पर मिनट, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्या ही होगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो की थी 10 किलोमीटर बाई 28 मिनट। नहीं, दोनों इक्वल तो डेफिनेटली नहीं है। The ceiling of a long hall is long hall. Ceiling of a long hall is ceiling of a long hall ये 25 मीटर हाई है। Maximum horizontal distance that a ball thrown is horizontal distance speed of 40 मीटर पर सेकंड can go without hitting the ceiling of a hall। एक मिनट, सीलिंग 25 मीटर हाई है, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रो विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। मैं बोला था वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 25 मीटर होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट। और सबसे ज्यादा दूर कितनी जा सकती है अगर आप स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से आप फेंक रहे हो? आप यहाँ 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो,
तो आपको एक ये फॉर्मूला मिला था, एक देखो, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं बोला था एक डेरिवेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, एक सेकंड। हाँ ये रहा, एच इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, वी नॉट अपने को मिला हुआ है, अपन को वी नॉट यहाँ पे मिला हुआ है, एच मिला हुआ है, तो अपन आर निकाल सकते हैं, तो उससे अपन को थीटा नॉट मिल जाएगा। और थीटा नॉट मिल गया, जी तो अपने को पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप लोगे तो 9.8 भी ले सकते हो, किंतु 10 से सॉल्विंग इजी होगी, फिर आर वहां से निकाल सकते हो। ऐसे ही जेई में ऑप्शंस रहते हैं, तो उससे आप अप्रोक्सीमेशन थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो। तो इससे डायरेक्ट ऐसे आप नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो कि cos थीटा नॉट पे टर्म्स में आ जाएगा फिर। तो मतलब थीटा नॉट आपको निकालना ही पड़ेगा डेफिनेटली इसमें। तो ये सो उसके बाद क्रिकेटर कैन थ्रो बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर फेंक सकता है, तो मतलब रेंज 100 मीटर है, हाउ मच वो अबव द हाइट कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। वही मतलब एच और आर का स्टैंडर्ड रिलेशन है, वही यूज करना है अपने को। एच इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन नॉट स्क्वायर बाई 2g अपॉन, और आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन साइन थीटा थीटा नॉट बाई जी। तो इससे अपन 2 थीटा नॉट निकाल सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर दिया हुआ है, एच भी निकाल सकते हैं फिर इससे। या इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है, तो मतलब इसमें आप सीधा सीधा ऐसे फेंक रहे हो तो 100 मीटर तक दूर जा सकती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एंड हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो से निकाल सकते हो, स्टोन टाइड टू एन एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है ये। वर्ल्ड इन a horizontal circle constant speed, the stone makes 14 revolution, 14 revolution मतलब 14 into 2 pi distance, इतना डिस्टेंस इन 25 सेकेंड। ये हो गया आपका ओमेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द, एक्सीलरेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर, और आर आपको पता ही है, तो ये भी हो जाएगा वैसे ओमेगा 14 इंटू 28 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 25 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, 80 डिवाइडेड बाई 100, तो यही होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट इन हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद a steady speed of 900 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाँ कंपेयर इट्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लग रही है। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या था, वी स्क्वायर बाई आर, तो 900 स्क्वायर बाई ए आर तो एक है, तो 900 स्क्वायर, हाँ ये किलोमीटर भी है, तो 900 वी स्क्वायर बाई आर, 900 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 900 इंटू 1000 बाई 3600, 1000 बाई 3600 और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर लेके, मतलब दोनों को कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं कौन, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर कंपेयर कर सकें, तो इंटू 1000 बाई 36, एक बटे 3600 कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है आसान से। द नेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन एलवेज, हाँ which is sorry, each of the statement below carefully state which reasons if it is true or false. The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards net acceleration of a particle in circular motion. नेट अगर हाँ मतलब वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तब तो उसका सिर्फ एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन लगा रखते हैं। तो अगर वो ओमेगा चेंज कर रहा है, तो ओमेगा को चेंज करने का रेट अल्फा, तब नहीं रहेगा। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज पॉइंट ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। हाँ वेलोसिटी हमेशा वही टेंजेंट में पॉइंट करती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे। एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन एंड एवरेज्ड ओवर वन साइकिल। हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो मतलब एक्सीलरेशन हर बार यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, हाँ नल ही होना चाहिए, क्योंकि आपका ओवरऑल जीरो ही आ रहा है, नेट वेलोसिटी वेक्टर जीरो, तो फिर एक्सीलरेशन भी जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन,
30 is in second and the coefficient has the proper unit of time for to be in meters. तो v क्या होगा, dr by dt, dr by dt डिफरेंशिएशन निकालना बहुत इजी है। t का t को मतलब t की पावर n, अगर t की पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, n t की पावर n माइनस 1। ये थोड़ा सा याद रखने से अच्छा होगा। इसका t की पावर n का डिफरेंशिएशन n t की पावर n में से, तो v क्या होगा, dr by dt। तो 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस माइनस 6t, और 4 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। और एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तो 3 माइनस 4, 3i कैप माइनस 4j कैप। तो v क्या होगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 स्क्वायर मतलब 5। और डायरेक्शन क्या होगा, 3 इधर 4 नीचे। और एक्सीलरेशन निकालते हैं, 3i कैप माइनस 4j है, उसको फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब -4j कैप होगा। तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, -4j कैप। और मैग्नीट्यूड होगा एक्सीलरेशन का 4 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की होगी 3, और मतलब 3i कैप माइनस 4j कैप। और डायरेक्शन होगा यहाँ पे 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू 10 3/4 4/3, तो 53 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होना चाहिए मेरे हिसाब से। A particle start from the origin at 10:53 होता है 4/3, और 37 होता है 3/4। हाँ तो उस हिसाब से होना चाहिए। हाँ, a particle start from the origin at t equal to 0। A particle start from the origin at t equal to 0। यहाँ से शुरू किया उसने, वेलोसिटी यहाँ ऊपर जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से, and moves in the xy plane with a constant acceleration of, यहाँ पे 8 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 से बढ़ रहा है। At y time the x coordinate 16 मीटर, तो 16 मीटर चाहिए अपने को। 16 मीटर इक्वल टू हाफ इंटू, मतलब दोनों इंडिविजुअली आप ले सकते हो। एक्स और वाई कैप में आप एक बार कंपोनेंट कर लिए तो मतलब दोनों आप 90 डिग्री, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप उन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आप अगर कंपोनेंट लेते हो। तो 16 इक्वल टू हाफ इंटू 8, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा ना, हाफ एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू इन एक्स इज 0, सो हाफ इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 4, 4 से यहाँ गया 4, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आना चाहिए। और व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, y कोऑर्डिनेट s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही लगा देंगे फिर से। मतलब क्या होगा, 10 इंटू 2 20 प्लस हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 2 तो 1 प्लस 4 मतलब 24, 24 मीटर होना चाहिए उस समय y कोऑर्डिनेट, क्योंकि सब 0 से स्टार्ट किए हैं। और व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, v इक्वल टू u प्लस 80, 8 इंटू टी हो गया 16, 16 इन x, और उस समय था 10 प्लस 2 इंटू 2 4 20, 20 इन y, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर निकाल सकते हो आप। फिर i and j कैप आर यूनिट वेक्टर along x and y axis, what is the magnitude and direction of I कैप प्लस j कैप, I कैप प्लस j कैप मींस यहाँ पे एक, यहाँ पे i n j कैप आर द स्टैंडर्ड वेक्टर्स, तो इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा एक होती है। और इन आई कैप यहाँ पे और जे कैप यहाँ पे, और तो इसका ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पे होगा 45 डिग्री, दोनों 1 1 मैग्नीट्यूड है। और आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप मतलब यहाँ पे तो 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज। तो पहले वाले का होगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे वाले का होगा क्लॉकवाइज। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, यू मस्ट यूज ग्राफिकल। हाँ मतलब ऐसे ले सकते हैं अपन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कंपोनेंट जब भी आएंगे और जब नॉन स्टैंडर्ड में आएंगे कंपोनेंट तो बहुत दिक्कत होती है, तो ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अगर लैम अप्रोच एक देखें तो अपन पहले इस दो पता है अपने को, 2 और 3, तो इन द डायरेक्शन ऑफ आई के प्लस एक तो तरीका कि आप इन दोनों के फैक्टर में आप इसको बना दो, वो सबसे बड़ी अप्रोच हो सकती है। उसके बाद आप दोनों के कंपोनेंट तो पता ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, तो इसके कंपोनेंट आप इसके अलोंग लो, इसका कंपोनेंट आप इसके अलोंग लो, फिर दोनों को ऐड कर दो।
फिर वही सेम काम इसमें भी करना है, इसका कंपोनेंट स्केल लो, इसका कंपोनेंट स्केल लो। तो वो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो थोड़ा सा लंबा है। और नहीं तो एक सबसे इजी तरीका, आप इसको इसके फॉर्म में बना सकते हो, तो सबसे इजी तरीका ग्राफिकल मेथड तो यही है कि आप इसको कंपोनेंट लो, और तो कोई तरीका नहीं। और ये आर्बिट्ररी मोशन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। वी एवरेज इक्वल टू हाफ इनटू वी टी वन प्लस वी इंटू टी टू। आर्बिट्ररी मोशन, आप एवरेज को वी इंटू टी वन, मतलब ये तो कॉमन चला गया, टी वन प्लस टी टू, वी इंटू टी वन प्लस टी टू, वी एवरेज इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन। हाँ ये तो निकाल सकते हैं, आर इंटू टी टू माइनस डायमेंशंस कैसे मेंटेन करें, वी बाई टी वन हाफ। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, वी एवरेज मतलब, हाँ समझ गया, ये वो होगा एस एवरेज, हाँ बी इंटू टी वन प्लस हाफ इंटू, हाँ लिख सकते हो। हाँ वही वी एवरेज में आप आर टी टू, हाँ ठीक है, वी टी इक्वल टू वी टी इक्वल टू, हाँ अच्छा समझ आ गया, कोई वेक्टर है टी वन, वेक्टर है टी टू, अच्छा इन द फॉर्म फंक्शन दिया हुआ है ये लोग। हाँ लिख सकते हैं एवरेज को, टी टू माइनस टी वन, मतलब फाइनल पोजीशन निकाल सकते हो, हाँ लिख सकते हैं वही आर टी टू माइनस आर टी वन। हाँ ये वाला सही है, ये एवरेज आप तब निकाल सकते हो अगर वो कांस्टेंट से चल रहा है। ये भी सही है, वी ए टी इक्वल टू जीरो प्लस एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो टी, आर आर टी इक्वल टू आर जीरो प्लस वी जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब तभी है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन चेंज कर रही है विद टाइम तब बहुत दिक्कत आ सकती है। ए एवरेज इक्वल टू वी टी टू वी माइनस वी टी, हाँ ये भी लिख सकते हो, एवरेज स्टैंड्स फॉर एवरेज द क्वांटिटी ऑफ इसमें, हाँ reach each of the statements below careful in state which state reason and examples if it is true for scalar quantity is one that is conserved in a process। okay mass तो conserved होता है हमेशा, but हाँ टाइम भी हम तो स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं कि कन्वर्स हर समय रहती है, तो ऐसा एग्जांपल जो मिक्स हो सके कंजर्व नहीं रहती। पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों स्केलर है, कंजर्व रहती है, प्लस कंजर्व रहती है, यही बात भी है, मतलब ऑल एक रिएक्शन है कंजर्व रहती है इन अ प्रोसेस, मतलब चेंज हो सकती है चीज, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा, जैसे करंट के केस में हम लोग -3 बोलते हैं, मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाने के लिए मतलब रिप्रेजेंट कर रही है तब वो नहीं होगा, किंतु ऐसे स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही होता है खाली मैग्नीट्यूड से उसको मतलब है, मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये सब जैसे मतलब का मतलब डायमेंशन हो सकता है, जैसे मास का डायमेंशन है केजी, वैसे डायमेंशन हो सकता है, किंतु डायरेक्शन नहीं हो सकता, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, नहीं चेंज हो सकती है मास तो, आगे क्या बोलता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो चेंज होती है मास से जनरली, तो वो बहुत हाई लेवल फिजिक्स है, किंतु पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो लोग डायमेंशन लेस होते, किंतु वो मतलब वो लोग चेंज होती रहती है डायमेंशन, नेट एनर्जी कंजर्वेटिव has the same value for observers with different orientation of axis। करंट के केस में आप सोच सकते हो, नहीं करंट मतलब फ्रेम के रिस्पेक्ट में चेंज हो नहीं होगी, 10 किलो का सामान है तो वो 10 किलो का ही रहेगा। उसके बाद एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 34,000 मीटर, 3400 मीटर है वो, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, एयरफ्रंट इज फ्लाई 3400 मीटर है वो, और द एंगल और द एंगल सब ended at the angles subtended at a ground observation point by the aircraft position, the second part is 30 degree, what is the speed of the aircraft। okay 3400 मीटर above है वो, subtended at a ground observation point by figure 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड है, 30 डिग्री है, subtended at a ground observation point and part is 30 degree, what is the speed of the aircraft।
ओके, ये 3400 मीटर है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। हाँ, एंगल हमेशा जनरली एक ओरिजेंटल या एक्स एक्सिस के रिफरेंस में लिया जाता है, तो 30 डिग्री 3400 मीटर है। ये 10 सेकंड में कवर किए है, तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना। तो ये डिस्टेंस पता है, ये निकालने हैं। साइन 30 डिग्री हाफ, ये 3400, ये 6800, जो कि 6800 डिस्टेंस आपने 10 सेकंड में कवर किए, मतलब आपको आपकी स्पीड क्या हुई, 680 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस स्पीड होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। हाँ तो अच्छा, आंसर नहीं है, हाँ तो ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे इसमें, जैसे कि ये .1 वाला, ये वाला देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे प्रोबेबली। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था कि कौन से स्केलर अच्छे हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, इसको एक बार फिर से देख लें। इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलेस, ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वो 4 फॉर्मूलेस वहाँ के वेक्टर के, और फिर सर्कुलर मोशन में ये, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये 3 फॉर्मूलेस, मतलब टोटल 7। और ये 2 फॉर्मूले, 8 9, मतलब मोटा मोटी 10 फॉर्मूले करने से आपका ये पूरा पूरा चैप्टर, 10 फॉर्मूले याद रखने से पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और बहुत इजी भी है फॉर्मूलेस।